हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17। जुल्म बढ़ा, लड़ाई बढ़ी और आज़ादी मिली। तो देखिए, इसमें पहली हेडिंग है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मैंने आपको बताया भी था जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि वहाँ पे लोग जुलूस निकाले, सभाएं कर रहे थे। कब ये टाइम था? 1919 बैसाखी के दिन। कहाँ? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। बहुत ही करीब लगभग 20,000 स्त्री पुरुष इसमें शामिल थे। तो अंग्रेज़ों ने इस सभा को ना करने देने का निश्चय किया कि यहाँ पे सभा हम नहीं करने देंगे। तो एक जनरल डायर अंग्रेज़ अफसर था, उसने जो है कुछ फौजियों के साथ मिलकर वहाँ पर गोलियां चलवा दी और बहुत लोग इसमें मारे गए। और जो रास्ते थे उस पर भी सिपाहियों ने घेराबंदी कर रखी थी, बाहर निकल नहीं सकते थे। तो इस हत्याकांड में बहुत से लोग मारे गए थे, जिससे पूरे देश में सब लोगों के अंदर बहुत ही अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रोध फैल गया था। तो उसके बाद शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की। जब ये हो गया जलियांवाला का बाग का कांड, तो असहयोग आंदोलन हुआ और असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने 1920 में। असहयोग आंदोलन में ये मतलब था कि हमें अंग्रेज़ों का कोई सहयोग ही नहीं देना है, हम लोग शांतिपूर्वक अंग्रेज़ों का किसी काम में साथ नहीं देंगे। तो इसमें काफ़ी लोग शामिल हुए और जो गांधी जी ने कहा था कोई हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। हिंसा का मतलब मार काट ये सब नहीं करनी है। हिंसा का उल्टा था अहिंसा, अहिंसा के हिसाब से रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, जो उत्तर प्रदेश के एक चौरी चौरा स्थान है, वहाँ पर पुलिस के व्यवहार से गुस्सा होकर कुछ लोग जो थाने में आग लगा दिए, जिससे काफ़ी पुलिसकर्मी मारे गए। और इससे जो है क्या हुआ, गांधी जी दुखी हुए और उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। इसके कारण कई नेता लोग नाराज़ भी हुए गांधी जी से, लेकिन क्या करते, गांधी जी चाहते थे कि हर एक काम अहिंसा के द्वारा हो। फिर क्या हुआ, सन 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस आंदोलन के साथ कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो असहयोग आंदोलन तो ख़त्म हो गया 1922 में, लेकिन इसी तरीके से कई नेता और इसमें हमारे साथ जुड़ते गए। असहयोग आंदोलन के बाद क्या आया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या, कमीशन एक ऐसा होता है जो शासन में सुधार करने के लिए बनाया जाता है। मान लो जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए, जैसे अभी हमारे देश का शासन कैसे चल रहा है कि एक व्यवस्था के तहत चल रहा है कि उसमें ये नियम है, ये कानून है कि अगर आप ये गड़बड़ी करोगे तो आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा। तो ऐसे एक नियम होता है। तो साइमन कमीशन आया था शासन में सुधार करने के लिए, और कमीशन का जो अध्यक्ष था वो साइमन नामक एक अंग्रेज़ था। कौन था? अंग्रेज़, उसका नाम था साइमन। तो इसमें किसी भारतीय को तो शामिल ही नहीं किया गया था, तो इसलिए इस कमीशन का सब लोग ज़ोरदार विरोध कर रहे थे। तो ये देखिए, इसी कमीशन में ये विरोध कर रहे हैं, तो इसी में लाला लाजपत राय घायल होकर गिरे पड़े हैं। देख रहे हैं आपको बच्चों, घायल हो गए, लाठी से घायल हो गए, जिससे कुछ दिनों पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर पूर्ण स्वराज की मांग की बात उठी। तो कब उठी? 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग उठी। 1929 में जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। तो उनके अधिवेशन में ये हुआ कि अब हमें कुछ नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब हमें अपना पूरा राजकाज चाहिए और हमें अब किसी के अंदर नहीं रहेंगे, हमें अपना पूरा राजकाज चाहिए। तो फिर इसी पे बातें होने लगी। ये देखिए, जैसे आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, लाला लाजपत राय जी ये हैं, है ना। तो ये जो सत्याग्रह था पूर्ण स्वराज का, काफ़ी बड़े पैमाने पर चला। लोगों ने जगह जगह पर हड़ताल और प्रदर्शन किए और विदेशी माल का बहिष्कार किया। मतलब कोई बाहरी का सामान हम नहीं लेंगे, स्वदेशी का मतलब अपने देश का ही सामान खरीदेंगे, विदेशी सामान हम नहीं लेंगे। और लोगों ने
कर देना बंद कर दिया, है ना। किसानों ने लगान नहीं दिए, है ना। टैक्स, कर मतलब टैक्स, और लगान जो ज़मीन पे लगा था वो देना बंद कर दिया। और इसी के तहत देख लेते हैं बच्चों, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। सत्याग्रह का अर्थ होता है अपनी सही बात मनवाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आग्रह करना है। इसको एकदम से आप याद कर लो। सत्याग्रह का अर्थ होता है अपनी सही बात को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आग्रह करना। तो उसके बाद गांधी जी ने कुछ और भी आंदोलन किए, जैसे साबरमती आश्रम से डांडी की ओर कूच। तो एक साबरमती आश्रम था और एक डांडी जगह थी। तो साबरमती आश्रम से डांडी की ओर कूच, मतलब कूच का मतलब गए लोग, चले। ये देखो जैसे यहाँ फ़ोटो में दिखा रहे हैं, ये सब लोग जा रहे हैं मिलके। तो यही तो क्या हुआ, गुजरात में समुद्र के किनारे डांडी स्थान पर लोग समुद्र के पानी से नमक बनाते थे। तो अंग्रेज़ जो थे कानून बनाकर लोगों को नमक बनाने का अधिकार छीन लेना चाहते थे कि, और वो चाहते थे कि खुद नमक बनाकर महंगा बेचें, जबकि वहाँ पे आराम से बेचते थे वो लोग और सस्ता नमक बेचते थे। गांधी जी, सरोजिनी नायडू अपने बहुत से साथियों के साथ डांडी के लिए चल पड़े। फिर जो गांधी जी थे वो सरोजिनी नायडू के साथ अपने शिष्यों के साथ डांडी के लिए चल पड़े। और यहीं पे गांधी जी ने जो है मतलब औपचारिक रूप से नमक बनाकर अंग्रेज़ों का कानून तोड़ दिया कि तुम हमें नहीं बनाने दे रहे हो, करो नहीं बना सकते हो, तो लो हमने बना दिया। तो ये कानून उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने कहा नमक बनाना हमारा अधिकार है। सही बात है बच्चों, जानते हो नमक के बिना कोई काम चलता है भला। नमक तो बहुत सस्ती इसलिए मिलती है कि सब लोग आराम से सब्जी वगैरह में डाल के उसका यूज कर सकें। उन्होंने बता दिया कि इस देश के लोग अंग्रेज़ों के बनाए गलत कानून को नहीं मानेंगे। गलत कानून बनाया था ना कि नमक नहीं बना सकते हो, हम बनाएंगे तुम नहीं बनाओगे, ये तो गलत कानून था। सत्याग्रह के आंदोलन को पश्चिमोत्तर सीमा पे चलाने के कारण खाद अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा गया। और जो इसी सत्याग्रह का आंदोलन उन्होंने भी चलाया था, किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो कहाँ चलाया था, पश्चिमी सीमा पर। पश्चिमी सीमा मतलब इस तरीके समझो, ये हमारा भारत है अगर, ठीक है, तो ये इसका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो यहीं पश्चिम में इधर अफ़गानिस्तान था, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सीमा पर इन्होंने चलाया था। तो पश्चिमोत्तर सीमा का अंत है, तो इसीलिए इनको कहा गया सीमांत गांधी। फिर देखो बच्चों क्या हुआ कि स्वदेशी पर बल आंदोलन चलता रहा। इसी के साथ लोग अपने घरों में चरखे पर सूत काटने लगे। स्वदेशी मतलब अपने देश की चीज़ों पर, जैसे आजकल है कि चाइनीज ऐप नहीं यूज करेंगे, तो स्वदेशी पर ही ज़्यादा एम्फेसिस लोगों ने दी। लोगों ने चरखे पर अपना खुद का सूत काता। गांधी जी स्वयं चरखा चलाते थे। चरखे पर जो सूत काता जाता था उसी को हथकरघे से खादी बनने लगी और ज़्यादातर लोग खादी के कपड़े पहनने लगे। देश में बनी दिया सलाई साबुन आदि चीज़ों का उपयोग करने लगे, है ना। तो उसके बाद आती है बिरसा मुंडा की कहानी। तो बिरसा मुंडा जो थे क्या थे, आज़ादी की लड़ाई के बिरसा मुंडा आदिवासियों के से अंग्रेज़ों से लोहा लिया था बिरसा मुंडा ने। ये आदिवासी लोग थे जो जंगलों में रहते थे और जंगल में उनके लिए घर के समान था जंगल। अंग्रेज़ उनको जंगल काटे डाल रहे थे और जो बिरसा थे वो आदिवासियों के नेता थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा मुझे रात में भगवान ने सपना दिया है, दर्शन दिए हैं। भगवान कहते हैं तुम अंग्रेज़ तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम इनसे लड़कर इन्हें मार भगाओ। कह रहे थे बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे कि रात में भगवान ने हमें दर्शन दिया कि भगवान कहते हैं अंग्रेज़ तुम्हारे दुश्मन है, तुम इनसे लड़कर इनको मार भगाओ वरना ये तुम्हारा पूरा जो जंगल है सब विनाश कर देंगे। और तो क्या हुआ, बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा समुदाय के लोग महीनों तक अंग्रेजी सेना और पुलिस से लड़ाई करते रहे। बिरसा के आदिवासी बिरसा मुंडा बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं उनको। बिरसा मुंडा जो आदमी थे उनको अब बिरसा लोग क्या कहते हैं, बिरसा भगवान। इन्हीं से प्रेरणा लेकर संथाल एक जाति है, वो भी आदिवासियों ने भी अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। तो एक बीच बीच में छोटे छोटे विद्रोह हैं बच्चों जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ किए गए। उसके बाद चला भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। 1942 में भारत छोड़ो मतलब छोड़ दो हमारा भारत, जाओ यहाँ से। अंग्रेज़ों से कहा गया भारत से तुरंत चले जाएं।
तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम आज़ादी प्राप्त करेंगे या मर मिटेंगे। अब गांधी जी ने कहा कि करो या मरो। उन्होंने कहा कि या तो हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे या तो मर जाएंगे। तो अंग्रेज़ी सरकार ने सभी नेताओं को फटाफट क्या किया, जेल में बंद कर दिया, लोगों पर अत्याचार किए। किंतु लोग जो है बहादुरी से लड़ते रहे। हर वर्ग, हर उम्र, हर तरह के लोग, मतलब बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया इसमें। तो बच्चों उसके बाद क्या हुआ, एक नौसेना का विद्रोह हुआ। नौसेना के विद्रोह में क्या हुआ, सन 1946 में नौसेना, मतलब जो समुद्र में नावें वगैरह जहाज चलाते हैं, तो 1946 में मुंबई में नौसेना के सैनिकों ने अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये सैनिक थे किसके, अंग्रेज़ों के ही थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे, तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानेंगे। थे कौन, वो भारतीय थे, उनके अंडर में नौकरी कर रहे थे। तो उन्होंने जब मना कर दिया तो अंग्रेज़ सोचे ज़मीन पर तो ये लोग हमको मारेंगे ही, पकड़ लेंगे कहीं भी, तो बच के भागते थे नौसेना यानी कि जहाज़ पे समुद्र में, और वहाँ वाले भी मना कर देंगे तो क्या होगा हमारा। तो वो लोग बुरी तरीके से डर गए थे। अब वो समझ गए थे कि इनको अब गुलाम बना कर रखना बड़ा मुश्किल है। फिर आखिर आज़ादी मिली, है ना। कब मिली भाई आज़ादी, मिली हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। तो उस दिन लाल किले पर तिरंगा इसीलिए फहराया जाता है। जैसा आप जानते हो अभी जल्दी में लाल किले पे फिर तिरंगा फहराया गया ना 15 अगस्त को। 73 साल पूरे हो गए तो 74वां वाला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और स्वतंत्रता दिवस को मनाने में बहुत लोगों का योगदान है, कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन हम लोग तो कुछ इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, है ना। ये देखिए प्रथम राष्ट्रपति हैं हमारे, ये इनकी फ़ोटो है राजेंद्र प्रसाद की, और ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं, और ये लाल किला का चित्र है बच्चों। तो बच्चों आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे तो समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है बच्चों।